नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अंत में सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है आरेख व आलेख शब्दों का अर्थ। हम लोग देखेंगे कि आरेख व आलेख का अर्थ क्या चीज़ है और उसका प्रयोग हम लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, जब किसी स्थान विशेष के आंकड़ों को आलेखी तथा आरेखी दोनों विधियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः कभी कभी आरेख व आलेख शब्दों को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसमें बताया गया कि कोई भी क्षेत्र के जो आंकड़े होते हैं, जनसंख्या से रिलेटेड, आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड या फिर कोई भी मिनरल्स का उत्पादन होता है, उन सभी को एक दोनों ही विधियों के द्वारा, आरेखीय विधियों के द्वारा, दूसरा कि आलेखीय विधियों, दोनों की विधियों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। वस्तुतः इन शब्दों के अर्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसे तो समान अर्थ में दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर देखेंगे तो दोनों में अंतर पाया जाता है। तो एक विद्वान है F.J. मोंकहाउस, तो इन्होंने कहा कि आरेख व आलेख दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इन्होंने क्या चीज़ कहा, आरेख की रचना में विभिन्न आलेखीय विधियों जैसे स्तंभ, किरणें, सेक्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो आलेख की रचना में निर्देशांकों, जो कोऑर्डिनेट्स की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिलाया जा सकता है। तो ये था F.J. मोंकहाउस के अनुसार। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आरेख व आलेख बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम है उपयुक्त विधि का चयन। यानी कोई भी आरेख या आलेख बना रहे हैं तो उसको बनाने के भी कुछ विधि होते हैं जिसके माध्यम से उसको आसानी से बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें दिया गया कि सांख्यिकी आंकड़ों को विभिन्न विधियों के द्वारा प्रदर्शित करना संभव है, परंतु प्रत्येक विधि की कुछ अपनी विशेषताएँ होती है। यानी कि जितना भी विधि होता है बनाने के, सबका अपना अपना विशेषता होती है, सबकी अलग अलग लक्षण होती है। अतः अलग अलग प्रकार के आंकड़ों के लिए अलग अलग प्रकार के विधियों का चयन किया जाता है। जैसे अगर लिंगानुपात है तो लिंगानुपात के लिए अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है, फिर जनसंख्या के लिए अलग मेथड का प्रयोग होता है, कृषि उत्पादन के लिए अलग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हर मेथड की अपनी अपनी विशेषताएँ होती है। जैसे देखेंगे लिंगानुपात के लिए आरेख का प्रयोग किया जाता है, जबकि तापमान, वर्षा, वायुदाब, जनसंख्या वृद्धि, आयात निर्यात, उत्पादन उपभोग के लिए आलेखी विधि अधिक उपयुक्त होती है। ये था इसका पहला नियम। अब सेकेंड नियम देखेंगे, उपयुक्त मापनी का चयन। यानी कोई भी आरेख या आलेख बना रहे हैं तो उसको बनाने के कुछ नियम होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इसके भी कुछ स्केल होते हैं, यानी बनाने के कुछ स्केल होते हैं। तो इसमें दिया गया कि सभी प्रकार के आरेखों व आलेखों की मापनी के अनुसार रचना की जाती है। यानी जितने भी ग्राफ बनाया जाता है तो वो उसका एक कुछ ना कुछ स्केल होता है। अतः कागज़ के आकार के व आंकड़ों की प्रकृति के को ध्यान में रखते हुए मापनी का चयन किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो भी हम जिस पेपर में ग्राफ बना रहे हैं या आलेख बना रहे हैं तो उस पेपर का साइज के आधार पर हम स्केल लेंगे। दूसरा कि जो हमको डेटा प्राप्त है उस डेटा के आधार पर भी हम मापनी का चयन कर सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या चीज़ दिया गया है, शीर्षक, हेडिंग। यानी कोई भी ग्राफ बना रहे हैं तो इस ग्राफ का भी एक अपना हेडिंग होता है, जिससे यह पता चलता है कि जो ग्राफ बना रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इसमें दिया गया कि प्रत्येक चित्र के ऊपर उसका सुस्पष्ट शीर्षक लिख देना चाहिए, जिससे यह पता चल जाए कि चित्र में क्या दिखाया गया है। तो इसमें दिया गया है चित्र के अंतर्वस्तु को दिखा सकते हैं हेडिंग के द्वारा, दूसरा कि क्षेत्र का नाम लिख देते हैं, लास्ट में इसका आंकड़ों का वर्ष, जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं उसका आंकड़ों का वर्ष होता है, हेडिंग होता है, फिर चित्र की अंतर्वस्तु होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संकेत। नेक्स्ट क्या चाहिए, रेफरेंस। तो यदि चित्र में एक से अधिक तरह की आभाएँ बनाई गई है तो प्रत्येक आभा का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह संकेत क्या बतलाता है। जैसे हम ग्राफ में बना रहे हैं तो ग्राफ में जो भी डेटा होता है उस डेटा के आधार पर जो ग्राफ बनाए तो उसमें अलग अलग कलर्स दिया हुआ रहता है, अलग अलग आभाएँ बनाई जाती है। तो प्रत्येक आभा की अपनी एक विशेषता होती है, तो उसको एक संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है शुद्ध एवं आकर्षक चित्रों की रचना करना। इसका मतलब क्या चीज़ होता है कि जो भी ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ शुद्ध एवं आकर्षक होनी चाहिए, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हो और जल्दी से उसको समझ सके। तो इसमें दिया गया कि चित्रों की रचना पूर्ण आकर्षक होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अच्छे से समझे एवं आकर्षित हो सके। अब लास्ट पॉइंट दिया गया, सरल चित्रों की रचना करना। जो भी हम ग्राफ बना रहे हैं या आलेख बना रहे हैं वो एकदम सरल होनी चाहिए, जिससे बच्चे कम समय में आसानी से उसको सीख सके। तो इसमें दिया गया है चित्रों की रचना सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे उसे आसानी से समझा जा सके। तो हम लोग आरेख से रिलेटेड एक डायग्राम बनाएंगे जिसको लाइन डायग्राम कहते हैं। अब लाइन डायग्राम क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें दिया गया, जब किसी पदमाला में पद मूल्यों की संख्या अधिक होती है तो उन पद मूल्यों को अपेक्षाकृत कम स्थान में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से रेखा आरेख की रचना की जाती है। इसमें बताया गया कि जो भी हम डेटा कलेक्ट किए उसको पहले पदमाला में
व्यवस्थित कर लेंगे। अब उस पद मूल्यों की संख्या के आधार पर उसको एक अलग अलग पॉइंट में डिवाइड करेंगे। अब उस पॉइंट को मिलाते हुए जो रेखा बनती है उसी को हम लोग रेखा आरेख कहते हैं। प्रत्येक सरल रेखा पर पहचान के लिए संबंधित पद मूल्य का नाम या वर्ष लिखना आवश्यक है। जैसे हम रेखा आरेख बना रहे हैं तो वो रेखा आरेख कौन सी वर्ष के है और उसका नाम लिखना जरूरी होता है। तो हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया भारत में विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कब का 1980 का। तो पहला कॉलम में दिया गया राज्य, दूसरे कॉलम में प्रति व्यक्ति आय। तो राज्य में बहुत सारे राज्य दिया गया है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और दूसरे कॉलम में दिया गया है उसका प्रति व्यक्ति आय। तो इसके आधार पर हम लोग एक इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक वाइट पेपर लेना है और वाइट पेपर में सबसे ऊपर में हमको हेडिंग देना है, उसका शीर्षक देना है हेडिंग, यानी पर कैपिटा इनकम इन इंडिया 1980। ये जो हम लोग का जो पद मूल्य में था ये उदाहरण का जो दिया हुआ है उसी 1980 का यही दिया हुआ डेटा। अब उस डेटा के आधार पर हम इसमें रेखा लाइन डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें पहले दो लाइन लेंगे, एक वाई अक्ष, दूसरा एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष या जो वाई अक्ष है उसको कितना दूरी दूरी पर उसको पॉइंट करेंगे। तो एक्स अक्ष है उसको प्रत्येक एक सेंटीमीटर पर पहले डॉट कर लेंगे। उसी प्रकार वाई अक्ष में भी प्रत्येक एक सेंटीमीटर पर डॉट कर लेंगे। अब डॉट किया हुआ भाग को उसका जो मान होता है वाई अक्ष पर इनकम को दिखाएंगे, आय को, और एक्स अक्ष पर उसके राज्य को शो करेंगे, राज्य को। तो पहला राज्य है पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, इस प्रकार पूरे राज्य को दर्शा देंगे। उसी प्रकार जो इनकम दिया गया है लगभग 2200 से अबव है तो हम 2400 का लेंगे, यानी प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर 200 का डिस्टेंस पर अंतराल पर लेंगे। अब अंतराल लेने के बाद अब क्या चीज़ करेंगे, जैसे पंजाब का लगभग 2300 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है तो पहले 2300 के आसपास में डॉट कर लेंगे। उसी प्रकार महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय लगभग 1900 के आसपास है तो 1900 के आसपास डॉट कर लेंगे। इसी प्रकार गुजरात का भी डॉट करेंगे, फिर तमिलनाडु का, हिमाचल प्रदेश का, कर्नाटक का, प्रत्येक राज्य का डॉट कर लेंगे। अब उस डॉट किए हुए बिंदु को उस राज्य के डॉट से मिला देंगे तो एक जो रेखा बनेगी। अब इसके द्वारा ही लाइन डायग्राम का निर्माण होता है, यानी इस प्रकार हम लोग लाइन डायग्राम बना सकते हैं।